Okay, so we were on the point that every contract become an agreement, okay, but every agreement need not to be a contract, and for that we were on the point of a definition of the term contract. Contract की क्या discuss कर रहे थे हम लोग? Definition discuss कर रहे थे वहां पे, okay. Let's see now what is mean by this particular word contract. बहुत simple. Contract act की सबसे easy definition जो है वो easy definition कौन से word की है? Contract word की है. What is mean by this particular word contract? देखो, an agreement enforceable by law is considered as a contract. What is mean by this particular word contract? Contract word is defined in section 2H of the Indian Contract Act. हाँ, अब आपको ना sections भी remind करने पड़ेंगे, but you need not to worry. Okay, मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो पढ़ाते पढ़ाते हर section आपको अपने आप ही by mouth learn हो जाता है, तो सेक्शन नंबर की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर सेक्शन में वापस लिखवा के भी दे देती हूँ आप लोगों को नोट्स में. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया है. एंड व्हाट इज मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? देखो, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, इसका मतलब देखो, व्हेन वी एनालाइज दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, आपको हमारा जो ऊपर का सेंटेंस है ना, उसका आधा आंसर तो यहाँ पे ही मिल जाता है. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोलो? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होगा. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हर कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या होगा बोलो? एग्रीमेंट होगा. और अगर वो एग्रीमेंट आप कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो फिर वो एग्रीमेंट स्टेज पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. हाँ, नाउ इसका मतलब व्हेन वी एनालाइज दिस डेफिनेशन, we found the two parts. Okay, now what are the two parts we found? Contract is an agreement. Contract क्या है बोलो? पहले agreement है, and then only if that agreement is enforceable in the court of law, then only it become the contract. फिर आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन शायद अभी होगा कि मैम बार बार ये enforceable by law, enforceable by law बोल रहे, इसका मतलब क्या है? एक सिंपल मीनिंग इसका याद रखो और एक अपना लॉजिकल सेंस यहाँ पे अप्लाई करो. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आपका अगर लॉजिकल सेंस और लॉ कहता है कि आप कोर्ट में एक्शन ले सकते हो तो यस इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. और अगर आपका लॉजिकल सेंस और लॉ कहता है कि कोर्ट में एक्शन नहीं ली जा सकती है तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अब हमारे बर्थडे पार्टी वाले एग्जाम्पल में जाते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए. अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपको किसी पार्टी के लिए इनविटेशन देते हैं और आप हाँ बोलते हो तो इसका मतलब आप ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट तो करते हो. बट अगर आप उस पार्टी को नहीं जाते हो तो कैन योर फ्रेंड और रिलेटिव टेक एन एक्शन ऑन यू? तो आंसर इज नो, राइट. हाँ, इसका मतलब इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो इसका मतलब वो ओनली एग्रीमेंट स्टेज पे खत्म हो जाएगा. वो क्या नहीं बनेगा बोलो? वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए law required two things as per section 2H of the Indian Contract Act. And what are that particular two things? Number one, there should be an agreement, like offer plus acceptance. Agreement तो पहले बनेगा, और अगर वो agreement कोर्ट में enforceable है, अगर वो agreement कोर्ट में enforceable है तो वो contract है, नहीं तो वो agreement stage पे ही क्या हो जाएगा बोलो? वहां पे खत्म हो जाएगा. ओके, जैसे कि और एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज हाँ, मिस्टर एक्स और वाई जो है, हाँ, वो एक दूसरे के कुछ एनिमीज है. हाँ, एनिमीज है. तो एक्स ने जेड को बोला कि आप जाओ और वाई का पांव तोड़ के आओ, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा. X and Y have some enemy relationship with each other. X told Mr. Z that you go and break the legs of Y. I will pay you 10,000 rupees. Now Z goes, huh, and does what has been asked by X. Huh? तो Z ने X ने ऑफर की that will you break the legs of Y. Z ने एक्सेप्ट कर दिया तो वो एग्रीमेंट तो बन गया. वहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया बोलो? एग्रीमेंट बन गया वहां पे. Now Z went and he broke the legs of Y. और अब वो पैसे क्या कर रहा है वहां पे? नहीं दे रहा है. हाँ, तो ओके, सो आवर क्वेश्चन मार्क इज दैट वन कि अगर वो Z जाके Y के लेग्स को तोड़ देता है और अपने पैसे जैसे कि एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था X के पास लेने जाता है और X अगर वो पैसे देने से मना करता है तो क्या Z X पे कोर्ट में कोई एक्शन ले सकता है क्या? तो देखो आंसर इज ऑफ कोर्स नो. सबसे पहले तो क्या होगा बोलो? वहां पे Z जाएगा जेल के अंदर कि उसने Y का पांव क्यों तोड़ा.
तो ये आपका लॉजिकल सेंस आपको आंसर दिया होगा शायद, लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं किया कि कोर्ट में ये ट्रांजैक्शन एनफोर्सेबल है क्या। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, वो उसके पैसे नहीं देता है पांव तोड़ने के, तो कोर्ट में जाया जा सकता है क्या, वहां पे नहीं। हाँ, तो इसकी वजह से ये एग्रीमेंट क्या नहीं बनेगा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो व्हाट यू हैव रिमेंबर हियर इज दैट वन कि व्हाट इज मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एंड नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि उसको कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम लोग वहां पे कोई एक्शन ले सकते हैं, तो इसका मतलब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वहां पे। हाँ, ध्यान में आ रहा है। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा बोलो, अगर वो कोर्ट में एनफोर्सेबल है तो वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पे एग्रीमेंट हो जाता है। हाँ, हर डिफरेंट सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट हम लोग करते हैं वहां पे हमारे लाइफ में। हाँ, लेकिन हर डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होता। ओनली लीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो लीगल एग्रीमेंट कोर्ट में क्या होते हैं बोलो, एनफोर्सेबल वहां पे होते। इसका मतलब देखो, आपको ध्यान में आ रहा है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हाँ इज इक्वल टू प्रॉमिस इज इक्वल टू क्या बन गया वहां पे, एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया तो हमने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम करेंगे, करेंगे तो क्या बन गया बोलो वहां पे, एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट अगर कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा तो ही क्या बनेगा बोलो, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा तो ही वो एग्रीमेंट क्या बनेगा बोलो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर वो एग्रीमेंट कोर्ट में आप लेके जा सकते हो उसके ब्रीच होने पे, तो ही वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाँ, फिर आपको शायद क्वेश्चन मार्क माइंड में होगा कि एग्रीमेंट कब कब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। यू मे हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि एग्रीमेंट कब कब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, क्योंकि मैंने आपको जो टेस्ट बताई वो टेस्ट एक जनरल टेस्ट थी। जनरल टेस्ट क्या बताई मैंने आपको, याद है आपको, मैंने आपको जनरल टेस्ट क्या बताई कि हाँ एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल है। आप आपका लॉजिकल सेंस लगाओ कि अगर उसको ब्रीच किया तो आप कोर्ट में एक्शन ले सकते हो, इसका मतलब वो एनफोर्सेबल बाय है लॉ। और अगर वो आप एक्शन कोर्ट में नहीं ले सकते हो तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट इतना जनरल आंसर नहीं चलेगा ना, इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में उन्होंने हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, उन इसेंशियल एलिमेंट्स की क्या दे दिए बोलो, लिस्ट दे दी है। देन में आपको मैंने क्या बताया, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कुछ हाँ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। some essential elements are from section 10 and some are apart from section 10, लेकिन in all total अगर 10 elements है तो ही कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है बोलो, वहां पे क्रिएट हो सकता है। एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट क्या बन सकता है बोलो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। हाँ, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन सबसे पहले किससे होता है बताओ, एग्रीमेंट से। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगी नहीं कि मुझे अपनी सैंट्रो को बेचनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा ना कि मुझे आपको सैंट्रो बेचनी है। तो आई हैव टू मेक यू एन ऑफर, राइट, will you purchase my Santro car, and you have to give me an acceptance, yes ma'am, I would like to purchase your Santro car, right। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा तो ही एग्रीमेंट क्रिएट होगा, और पहले एग्रीमेंट क्रिएट होगा उसके बाद में ही तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, राइट। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट पहला क्या होगा बोलो, टू पार्टी शुड बी देयर, वन पार्टी मेकिंग अ प्रॉपर ऑफर and another party making a proper acceptance and thereby creation of a agreement, तभी क्या बनेगा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, now as already told you हर कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा बोलो, वहां पे हर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होगा बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो सेकेंड थिंग विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ एग्रीमेंट टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या रिक्वायर्ड होगा बोलो, पार्टीज की कंसेंट चाहिए। जैसे देखो, सपोज आई पुट अ गन ऑन द हेड ऑफ मिस्टर एक्स एंड आस्क हिम, कंसेंट समझते हो ना, कंसेंट मतलब हाँ अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाँ बोलना, दैट इज क्या होता है, कंसेंट होता है। हाँ,
तो कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन के लिए सेकंड चीज क्या रिक्वायर्ड है बोलो, कंसेंट रिक्वायर्ड है। हाँ, नाउ कंसेंट ओनली इनफ नहीं है, वो कंसेंट अपनी इच्छा से फ्रीली दी हुई चाहिए। इसका मतलब सपोज आई पुट अ गन ऑन योर हेड एंड आस्क यू योर एप्पल मोबाइल for rupees 10,000 which is costing almost 90,000. Of course with the fear of a life आपने हाँ बोल दिया, जान की डर से आपने हाँ बोल दिया, तो क्या वहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा क्या? नहीं, दैट विल बी ओनली ऑन द एग्रीमेंट स्टेज। वहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि पार्टी की जो कंसेंट है वहां पे, वो पार्टी की कंसेंट कैसी नहीं है बोलो, वहां पे पार्टी की कंसेंट फ्री वहां पे नहीं है। आए दिन में आपको, तो फर्स्ट थिंग फॉर क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड इज द एग्रीमेंट। ओके, सेकंड थिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड इज द कंसेंट प्लस फ्री कंसेंट। क्योंकि कंसेंट तो मिल जाएगी, आप दिमाग पे गन रख के हाँ बुलवा सकते हो, डरा के हाँ बुलवा सकते हो, फंसा के हाँ बुलवा सकते हो, बट हमें यहाँ पे डरा धमकाने से ज्यादा कंसेंट कैसी चाहिए बोलो, फ्री कंसेंट होगी तो ही वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्रिएट होगा। हाँ, नाउ नंबर 3, अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज की कैपेसिटी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। जैसे कि सपोज माय नेबर्स सन हु इज अ 10-year-old एंड ही इज रेडी टू सेल मी हिज प्रॉपर्टी, और मैं जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करवाना चाहती हूँ, हम दोनों भी करवाना चाहते हैं, तो भी रजिस्ट्रार वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर करके लेगा क्या बोलो? ऑफ कोर्स नहीं लेगा, राइट? क्योंकि वो 10-year चाइल्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू केपेबल नहीं है, लॉ के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है। तो हु इज अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? ही मस्ट बी अ मेजर, 18 कंप्लीटेड होना चाहिए, वो व्यक्ति साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब उसको समझ में आता है what he is doing and not, मतलब in a short simple भाषा में वो पागल वगैरह नहीं होना चाहिए वहां पे। हाँ, then next one क्या आ जाएगा देखो वहां पे, that person should not be disqualified by law from making a contract. कॉन्ट्रैक्ट करने से वो व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। हाँ, तो नंबर 1 फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना होगा तो पहले तो क्लियर एग्रीमेंट चाहिए दो पार्टीज के बीच में, दूसरा पार्टीज की फ्री कंसेंट चाहिए, तीसरा पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल चाहिए। देन चौथी चीज है देखो, सपोज ना मेरे घर में 4 कीबोर्ड पड़े हुए, and from somebody I come to know that my friend is going to purchase the keyboard. हाँ, तो मैंने उस फ्रेंड को बोला कि मेरे घर में 4 कीबोर्ड पड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक कीबोर्ड ऐसे दे देती हूँ, क्यों खरीदते हो? मैंने उनको ऑफर की कि आप मेरा कीबोर्ड फ्रीली ले लो। हाँ, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आई विल टेक योर कीबोर्ड फ्रीली। तो इसका मतलब ना आपको एक नया वर्ड यहाँ पे आ जाएगा जो आप सबको शायद पता नहीं होगा, वो वर्ड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब हम किसी के लिए कुछ करते तो उसके रिटर्न में जो हमें मिलता है वो होता है कंसिडरेशन। हाँ, समथिंग इन अ रिटर्न, आई एम सेलिंग यू माय पेन फॉर ₹10, so pen is a consideration for you, 10 rupees is a consideration for me. I'm selling my computer to you for 10,000, 10,000 is a consideration for me, computer is a consideration for you. तो एक एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, कंपल्सरी एक लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो हम हमारे एग्जांपल में जाते हैं। मेरे उस फ्रेंड को मैंने क्या बोला कि मैं आपको फ्री में कीबोर्ड दे देती हूँ। हाँ, मैंने ऑफर किया और उसने हाँ बोल दिया। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई कंसिडरेशन है क्या? मैं उसको कैसे दे रही हूँ बोलो? वो कीबोर्ड फ्री दे रही हूँ। अब बाद में मेरा मन बदल गया और ना मुझे मेरा ही तीनों के तीनों कीबोर्ड सडनली खराब हो गए, बचे हुए हम, तो मैंने उसको वो कीबोर्ड देने से क्या कर दिया बोलो? मना कर दिया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। हाँ, अब वो कीबोर्ड आप फ्री मुझे क्यों नहीं दे रहे हो ऐसे करके वो कोर्ट में जा सकता है क्या बोलो? नहीं जा सकता, राइट? तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, वो एग्रीमेंट स्टेज पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, कोर्ट में वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट चाहिए, राइट? फर्स्ट वन। सेकंड, पार्टीज की कंसेंट चाहिए। थर्ड, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल चाहिए। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। देन नेक्स्ट वन देखो, एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ मैं। 3 चोर है, 3 चोर एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट करते हैं कि दिन भर चोरी करेंगे और चोरी का जो भी पैसा आ जाएगा वो एक दूसरे के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। हाँ, नाउ देखो
इन तीनों ने अपने एक दूसरे के साथ में जो भी एग्रीमेंट किया है, हाँ, वो एक तरह से अगर नॉर्मल पार्टनरशिप होता तो वैलिड होता, लेकिन इनका जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्या बोलो, लोगों को ठगना, लोगों को फंसाना, चोरी करना दिन भर, और वो पैसे क्या करके लेना, डिवाइड करके लेना। तो क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या बोलो? नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा बोलो? क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, पर्पस है, वो लॉफुल नहीं है, वो लॉ के अगेंस्ट है। हाँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, ये ओनली एग्रीमेंट स्टेज पे क्या होगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट आपके ध्यान में अभी नहीं आएगा। हाँ, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना कुछ 13 एग्रीमेंट्स की लिस्ट है अराउंड, जो उन्होंने डिक्लेयर ही किए कि एग्रीमेंट वैलिड नहीं है करके। हाँ, तो अगर आपका एग्रीमेंट आउट ऑफ दैट लिस्ट है तो वो भी एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे जाएगा नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल फॉर्म में आउट ऑफ दैट 13 एक एग्जांपल उतना बताती हूँ। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल वेजरिंग एग्रीमेंट नाम के कंसेप्ट है। हाँ, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? शर्त के एग्रीमेंट होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। हाँ, जैसे कि समझो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, आई एम सेइंग दैट इंडिया विल विन, हाँ, एंड यू आर सेइंग दैट नो ऑस्ट्रेलिया विल विन। हाँ, एंड वी हैव अ बेट विथ ईच अदर। मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, इंडिया अगर जीतता है तो आप मुझे 5,000 दोगे, और ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो मैं आपको 5,000 रुपए दे दूंगी। ओके, नाउ क्या हो गया, देखो वहां पे इंडिया जीता। और ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट है ना, शर्त वाले एग्रीमेंट, ये हमारे लॉ ने कैसे डिक्लेयर किए बोलो? वॉइड। वॉइड मतलब जिसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। बराबर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की उल्टी डेफिनेशन वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। हाँ, which are not enforceable in the court of law, they are considered as a void agreement। उसको क्या कंसिडर किया जाता है बोलो? void agreement कंसिडर किया जाता है। वहां पे आया था ना आपको? तो अभी मैं शर्त जीत गई ना, क्योंकि इंडिया जीता है, तो मैं आपको 5,000 रुपए मांग रही हूँ। हाँ, और आप वो 5,000 रुपए मुझे नहीं दे रहे हो, वेजरिंग एग्रीमेंट आर डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ। तो क्या मैं कोर्ट में जाके अपने शर्त के 5,000 रुपए रिकवर करवा सकती हूँ क्या? आंसर इज नो। हाँ, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी वो 13 के आसपास वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट है, अगर आपका एग्रीमेंट आउट ऑफ दैट लिस्ट है तो वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो, अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो पार्टीज का इंटेंशन चाहिए कि उनको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। हाँ, अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वहां पे क्या नहीं क्रिएट होगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। हाँ, इसका इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हाँ, कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में होना मस्ट है। इसका एक फेमस केस स्टडी हमारे सिलेबस में है, और वो केस स्टडी है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर नाम का केस है। हाँ, अब आप बोलोगे कि ये केस स्टडीज क्या है? आपकी अगली स्टेज यहाँ पे आ जाती है, सेक्शंस के साथ में आपको केसेस के नाम कंपलसरी याद रखने हैं, और उस केस के नाम के साथ उस केस में मेन क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया था ये भी आपको कंपलसरी याद रखना है। बट हियर ऑल्सो नॉट टू वरी, इन सारे केसेस को हम कुछ ऐसे स्टोरी फॉर्म में याद रखेंगे कि आपको आसानी से वो लर्न हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द सिलेबस ये लोग आपके फ्रेंड्स जैसे आपको याद आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। हाँ, नाउ हमारा पॉइंट क्या है देखो, एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो एट द पॉइंट नंबर 7 क्या चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप चाहिए, और इसका जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो फेमस केस लॉ देख रहे हैं, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का। हाँ, अब क्या हो गया था देखो, इस पर्टिकुलर केस में एक हस्बैंड और वाइफ जो थे वो घूमने के लिए आउट ऑफ इंग्लैंड गए हुए थे। हाँ, और किसी वजह से वाइफ बीमार पड़ गई और हस्बैंड को वापस आना पड़ा, और वाइफ उधर ही रह गई जहाँ पे वो घूमने गए थे, श्रीलंका गए थे वो, और हस्बैंड को वापस आना पड़ा। नाउ हस्बैंड प्रॉमिस्ड वाइफ टू पे $30 मेंटेनेंस पर मंथ टू हिज वाइफ। किसी वजह से अब ना ये एक जनरल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है ना, हमारे घर में भी आपको पता होगा सबको कि बाबा एक जनरल ट्रांजैक्शन ऐसे होता है
कि फादर अर्न करते हैं और मदर के पास पैसा देते हैं मेंटेनेंस के लिए, हाँ, और मदर उस पैसे के बेसिस पे घर चलाती है, राइट। तो अगर किसी महीने में अगर हमारे पापा मम्मी को पैसे नहीं दे पाए तो क्या मम्मी इमीडिएटली पापा पे सूट फाइल करेगी क्या वहां पे, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया करके? ऑफ कोर्स नहीं ना, क्योंकि वहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता, इनका डोमेस्टिक सोशल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में। तो इस भी केस में क्या हो गया था बोलो वहां पे, कि ये हस्बैंड वाइफ को पैसे देने से क्या हो गया, किसी मंथ में फेल हो गया, और हस्बैंड पे वाइफ ने इमीडिएटली क्या कर दी, सूट फाइल कर दी कोर्ट में। नाउ क्वेश्चन मार्क वाज दैट वेदर दैट सूट वाज मेंटेनेबल। तो कोर्ट ने बोल दिया कि नो, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, एंड इसकी वजह से ये सूट क्या हो गया बोलो, डिसमिस हो गया था। ध्यान में आ गया आपको? तो कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन के लिए एट द 7th पॉइंट क्या रिक्वायर्ड है बोलो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना मस्ट है वहां पे, हाँ। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ना हमारे घर में समझो 3 कार है, एक मारुति कार है, एक सैंट्रो है, हाँ, और एक ओडीए समझो, हाँ। और मैंने आपको पूछा विल यू परचेस माय कार, एंड यू सेड ओके आई विल परचेस योर कार। तो क्या यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है क्या बोलो? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट तो हो गया, मैंने बोला ओके विल यू परचेस माय कार, ऑफर, एंड यू सेड यस आई विल परचेस योर कार, एक्सेप्टेंस। तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया बोलो, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन मैंने वो कार देने से आपको मना कर दिया। अब आप कोर्ट में जाना चाहते हो, कौन से कार के लिए कोर्ट में जाओगे? सैंट्रो, मारुति, ओडी, कौन से कार के लिए आप कोर्ट में जाओगे? तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है वो टर्म्स कैसे नहीं है बोलो, क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, हाँ। इसकी वजह से ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। तो लॉ क्या कहता है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कैसे होने चाहिए बोलो, सर्टन, क्लियर, हाँ, तभी वो एग्रीमेंट क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कैसे होने चाहिए, एकदम क्लियर और सर्टन होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, परफॉर्म करने के लिए केपेबल होना चाहिए। अब ना एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, मूवीज के एग्जांपल में जाओ, हीरो हीरोइन को बोल रहा है कि बाबा आई विल ब्रिंग द सन एंड मून फॉर यू, एंड हीरोइन इज सेइंग ओके देन आई एम रेडी टू मैरी इफ यू आर ब्रिंगिंग द सन एंड मून फॉर मी, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ऐसे हीरो हीरोइन को प्रॉमिस करा, और हीरोइन ऑन दैट प्रॉमिस बोल रही कि ओके आई एम रेडी टू मैरी विथ यू फॉर द रीजन। तो उन लोगों की समझो शादी हो गई और वो वाइफ बोल रही कि अब चांद तारे लाके दो, तो क्या वो चांद तारे लाना पॉसिबल है क्या वहां पे, या इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। या फिर किसी ने किसी को बोल दिया कि आई विल फाइंड द ट्रेजर बाय मैजिक, जादू से खजीना लेके आऊंगा, तो क्या ये एग्रीमेंट है, ठीक है मैं जादू से खजीना लेके आऊंगा बोल दिया, आपने बोला हाँ ठीक है लेके आओ, मैं आपको खजीना लाओगे तो 5,000 रुपए दे दूंगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो गया। बट अब वो खजीना नहीं ला पाया, इफ इज नॉट एबल टू फाइंड द ट्रेजर बाय मैजिक, तो क्या कोर्ट में आप जा सकते हो क्या? कोर्ट बोलेगा काय का ट्रेजर, काय का मैजिक, ये पॉसिबल होता है क्या सारी चीजें वहां पे? नहीं, तो ये एग्रीमेंट स्टेज पे ही खत्म हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, हाँ। एंड द लास्ट थिंग फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ कोई टेक्निकल लीगल फॉर्मेलिटी बताता है, जैसे अगर मैं आपको अपना घर बेच रही हूँ और मैंने आपको ओरल बोल दिया कि मैंने आपको अपना घर बेच दिया और आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए, करोड़ रुपए दे दिए, हाँ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा कि नहीं? इतना बेसिक जनरल नॉलेज तो आपको है कि मैं ओरली एग्रीमेंट तो कर सकती हूँ कि ओके आई एम रेडी टू सेल माय हाउस टू यू फॉर ₹1 करोड़ एंड यू आर एग्रीइंग यस आई एम रेडी टू परचेस योर हाउस फॉर ₹1 करोड़, हाँ, ओके एग्रीमेंट तो हो गया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत है ना। कोई इमोबल प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो इट मस्ट बी रिटर्न, रजिस्टर्ड, स्टैम्प्ड, हाँ, ये सारे फॉर्मेलिटीज हुए क्या बोलो यहाँ पे? नहीं, तो वो एग्रीमेंट है ओनली, वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्या आप कोर्ट में ओरल ट्रांजैक्शन पे जा सकते हो क्या? इसने बोला कि मुझे घर बेचेगा और मैंने उसके बेसिस पे 1 करोड़ दे दिए और अब ये घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई निकलेगा क्या बोलो ओरल एग्रीमेंट पे घर के बाहर? वहां पे आपका जनरल नॉलेज भी आपको बता देगा कि नहीं, हाँ। तो इसका मतलब एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो लॉ में जो लीगल फॉर्मेलिटीज दिए होंगे तो वो परफॉर्म करना जरूरी है वहां पे। ओके, गॉट द पॉइंट? तो that was the conclusion of our demo lecture of today कि
दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक है, और दो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बोलो, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। लॉ क्या कहता है बोलो, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। व्हाई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही बोलती है ना, याद है आप सबको डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की? क्या डेफिनेशन देखी थी कॉन्ट्रैक्ट की, हम सबने याद है आप सबको? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या होगा बोलो, एग्रीमेंट होगा। लेकिन एग्रीमेंट अगर कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा तो ही वो एग्रीमेंट क्या बनेगा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और वो कोर्ट में कब एनफोर्सेबल होगा बोलो, अगर टू पार्टीज के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, उनका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, उनकी कंसेंट फ्री है, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल हैं, पार्टीज का कंसिडरेशन लॉफुल है, पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है, पार्टीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है, पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मीनिंग क्लियर है, सर्टन है। हाँ, विच कार, ओके आई एम रेडी टू सेल यू माय ऑडी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन व्हेन आई हैव 3 कार, I'm not specifying which one car I'm selling, then that will be only agreement. It is not enforceable in the court of a law. Then parties के बीच के contract के terms ऐसे चाहिए कि जो perform करने के लिए capable है। चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, जादू से खजीना लाऊंगा, ये सारी चीजें only agreement हो सकती है, ये contract नहीं है। और अगर law कोई legal formality बताता है तो आपका contract वो legal formality को complete करे तो ही वहां पे क्या बनेगा बोलो, contract बनेगा। So at the end of a thing is that all contract are agreement, क्योंकि section 2H of the Indian Contract Act खुद बोलता है agreement enforceable by law is considered as a contract। लेकिन हर agreement contract नहीं है, क्योंकि अगर agreement कोर्ट में enforceable होगा तो ही वो क्या बनेगा बोलो, contract बनेगा, अदरवाइज वो contract नहीं बनेगा। हाँ, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, इसके बहुत डेप्थ अंदर हमें जाने हैं। If you have any doubts with the basic information today I have given you in this demo lecture of all contract are agreement but all agreement are not contract, you can ask me.